दोस्तों नमस्कार, आई एम आकाश कुमार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ज़ील ऑनलाइन एजुकेशन पर। और दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज से सेशन 2022-23 इंग्लिश कंपलसरी आरबीएससी क्लास 12 के लिए, राइट। और क्लासेस आज से मेरी रेगुलर बेसिस पे रहेगी। रेगुलर मीन्स नॉट एवरी डे, बट हाँ लगभग एवरी डे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कहाँ से स्टार्ट करें, है ना। तो दो तरीके के रास्ते हैं। एक रास्ता जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, स्कूल वाले और कई यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो तरीका मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। देखो, मैं थोड़ा सा आपसे एक आध मिनट है ना, 1-2 मिनट इधर उधर की बातें करूंगा, राइट। तो स्किप ना करें, आराम से मेरी बात को सुने। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना। लेकिन मैं जो मैं पढ़ाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं क्या किस रास्ते पे आपको लेके जा रहा हूं। अगर वो रास्ता सही है तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। वो रास्ता आपको लगता है कि वो रास्ता सही नहीं है तो प्लीज आपको जो चैनल, सारे टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, शानदार है सबके सब, तो जो आपको समझ में आता है वहां जाके क्या करें, ज्वाइन कर सके, राइट। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि स्कूल लेवल पे क्या यूजुअली क्या होता है। हो सकता है कि आपकी स्कूल के अंदर डिफरेंट मेथड इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन जो कॉमन मेथड्स स्कूल में इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो क्या है, ट्रांसलेशन मेथड चलता है। कैसे कि आपके जो टीचर्स हैं वो आते हैं, आपकी एक पर्टिकुलर बुक है, विस्टस है या फिर और रेनबो है, उसको निकालते हैं और उसका चैप्टर आपको रीड करके सुना देते हैं और उसका ट्रांसलेशन कर देते हैं हिंदी में। यस, पहला स्टेप। सेकंड, उसके बाद में क्या होता है कि किसी भी पासबुक्स हैं वो आपको कुछ क्वेश्चंस टिक लगवा देते हैं कि इसमें से ये क्वेश्चंस कर लें। एक तो तरीका ये होता है, यस, और उनको लगता है कि यस कोर्स कंप्लीट हो गया, राइट, चैप्टर कंप्लीट हो गए, आपने क्वेश्चन आंसर करवा दिए, हो गया। दूसरा, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा इसका एक कदम आगे हो जाता है। कैसे, मैंने जो देखा है, हो सकता है आपके उधर कुछ और डिफरेंट हो रहा हो, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, बिकॉज यू हैव टू पे देम, तो वो थोड़ा सा ट्रांसलेशन भी करवाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कभी टीचर्स अपने शब्दों में आपको लिखवा देते हो, ये भी पॉसिबल है, राइट। और तीसरा जो है, अब मैं अपना तरीका नहीं लेके आया, मैं दो ही तरीके बताऊं। एक पहले तरीके में 3 चीजें, स्कूल मेथड, कोचिंग मेथड, और तीसरा यूट्यूब पर भी आजकल एक मेथड मैं देख रहा हूं कि वो भी क्या करते हैं, स्कूल मेथड को यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं कि वहां पे भी क्या करते हैं, पूरा स्लाइड चला देते हैं चैप्टर की, है ना, और चैप्टर का वर्ड टू वर्ड आपको हिंदी अर्थ ट्रांसलेशन करके बता देते हैं और लास्ट में जाके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, राइट। ये ही चल रहा है स्कूल के जो एजुकेशन में, जो चल रहा है यही मेथड्स चल रहे हैं। आई हैव ऑब्जर्व्ड। मैं सोच रहा था कि व्हाट शुड आई डू डिफरेंट, मुझे क्या डिफरेंट करना चाहिए, यस। और अगर मैं भी उसी मेथड पे चलूंगा तो फिर यार मेरा आने का मतलब ही क्या रहा। फिर तो ठीक है, जो चल रहा है सभी लोग पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ लो, कहीं पढ़ लो, फिर मैं आऊंगा तो मतलब क्या रहेगा आने का। काफी विचारने के बाद में मैंने सोचा कि देखो आपकी दिक्कत कहां है और आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये दो बातें हैं। स्कूल में, कॉलेज में या यूट्यूब पे क्या पढ़ाया जा रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है सर। मैं केवल दो ही बातें जानता हूं। आरबीएससी, आप जो क्वेश्चन पेपर आता है आरबीएससी का, वो आरबीएससी का क्वेश्चन पेपर आपसे क्या डिमांड करता है, यस, पहली बात। और उसकी डिमांड पूरा करने में आपको क्या टेक्निकली या क्या प्रॉब्लम आ रही है। इट मीन्स व्हाट इज योर प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द पेपर। बस मुझे इन दो चीजों से मतलब है, बाकी मुझे कोई ज्ञान से मतलब नहीं कि आपकी किताबों में क्या ज्ञान भरा पड़ा है। मैं केवल इतना सा जानना चाहता हूं कि आरबीएससी का पेपर सर ये है और आपको आरबीएससी के पेपर का आंसर लिख के आना पड़ेगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, भले आपने कूट कूट के ज्ञान भरा। लेकिन अगर आपका पेन ही नहीं चल पाया वहां पे, यस, तो आई थिंक आपका ज्ञान आपके पास रहेगा, राइट। तो आरबीएससी का जो पेपर आता है आप अच्छी तरह जानते हैं, ग्रामर को छोड़ दिया जाए, यस, और एक जो आपकी एमसीक्यू के क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारा पेपर डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि आपको लिखकर आना पड़ेगा हर प्रश्न के उत्तर को, नॉट इन हिंदी, इन इंग्लिश। हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। और जब लिखने की बारी आती है तो यही आपकी समस्या है, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू राइट इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश लिखना नहीं आती, यस। अगर आपको इंग्लिश लिखना आए तो सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे कॉन्फिडेंटली आप काम कर सकते हो। तो मेरे सामने ये है। तो मैं जब आपकी समस्या को देखता हूं और पेपर को देखता हूं, तो वो जो 3 मेथड अभी मैं बताया, स्कूल, कोचिंग और यूट्यूब के, मुझे कहीं ना कहीं मेथड फिर क्या करते हैं, शॉर्ट दिखते हैं, अधूरे दिखते हैं।
तो मैं इस सेशन में, क्योंकि पहली क्लास है, डिटेल क्लास है, आज से मैं स्टार्ट करने वाले हैं अभी, राइट। तो मैं ये अप्रोच लूंगा, मैं ये तरीका अपनाऊंगा कि आपका पेपर सॉल्व हो और आपका प्रॉब्लम भी क्या है, कम आए। क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी क्लास लेने के बाद में 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मैं बॉस्टिंग नहीं करता। मैं फिर कह देता हूं एवरी टीचर इज फैंटास्टिक। हर टीचर जो कहीं पे पढ़ा रहा हो, चाहे मुझसे जूनियर हो, मुझसे सीनियर हो, सब फेबुलस है। बस आपको किसकी जुबान समझ में आती है, किसकी स्टाइल पसंद आती है, वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो मैं जो क्लासेस करना चाहता हूं वो करना चाहता हूं प्योरली क्वेश्चन आंसर बेस्ड, प्योरली एग्जामिनेशन पेपर बेस्ड। ठीक है, आपकी समस्या है क्वेश्चन आंसर, आपकी समस्या है अंग्रेजी, एक्चुअली समझ में आ गया। तो मैं आपकी क्वेश्चन आंसर की अंग्रेजी की समस्या को एड्रेस करते हुए अपनी क्लासेस करूंगा। ठीक है, तो मैं केवल वो चीजें, वो डिटेल में आपको नहीं पढ़ाना चाहता कि इसकी यहां लगा दिया पार्ट को मैंने ट्रांसलेट करके आपको बता दिया, है ना, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि जब जिस दिन आपके हाथ में पेपर आए बोर्ड का, उस दिन कॉन्फिडेंटली आपका पेन चले, बस ये मेरा उद्देश्य है, राइट। तो उसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मैं आपके टेक्सचुअल बुक्स को टच करूंगा। ग्रामर कोई दिक्कत नहीं, तुम ग्रामर की टेंशन मत लेना। ग्रामर के जो 4 टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक 8 नंबर के, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं 8 मार्क्स आपके आ जाएंगे। राइटिंग सेक्शन को भी कोई टेंशन मत लेना। यस, राइटिंग सेक्शन में से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, मैं लिख के दे सकता हूं, अगर आपने जैसा कहा वैसा कर लिया तो, राइट। आपकी सबसे बड़ी समस्या है बुक्स। 3 पार्ट है, विस्टस फ्लैमिंगो के 2 पार्ट है, 28 मार्क्स की फ्लैमिंगो आएगी, फ्रोज एंड पोइट्री, राइट। विस्टस है वो आपकी 14 मार्क्स की है। तो हमें यहां से शुरू करना है। तो किताबों के चैप्टर्स पढ़ाने के बिल्कुल मैं मूड में नहीं हूं, ये वर्ड टू वर्ड वो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम वहां पे हो जाता है, राइट। हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की, और पोइट्री है, प्रोज है और विस्टस है। और तीनों जो है आपको अच्छी तरह पता कि तीनों 14 मार्क्स कवर अप कर रहे हैं, यस नॉट। अगर हम पोइट्री की बात करें, क्योंकि आज से मैं पोइट्री स्टार्ट कर रहा हूं, यस, एक्सप्लेनेशन आज से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में एक बार कविताओं की एक्सप्लेनेशन हो जाए, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे, उसके बाद में उस पे चलेंगे, छोटे क्वेश्चन आंसर पे। देखो, अगर हम पोइट्री की बात करें, राइट, तो 14 मार्क्स की आपकी क्या है, पोइट्री। आप सब लोग जानते हैं 3 प्रकार के क्वेश्चंस टेंटेटिवली इसमें पूछे जा सकते हैं। टेंटेटिवली इसलिए मैंने बोला क्योंकि अभी बोर्ड का जो पैटर्न है 2022-23 का एग्जाम पैटर्न, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो जो एनसीईआरटी का पैटर्न राजस्थान बोर्ड ने 2021 में दिया था, वो कोरोना वाला नहीं, कोविड वाला नहीं, जो रेड्यूस सिलेबस वाला नहीं, जो फुल पैटर्न दिया था, मैं उस फुल पैटर्न के आधार पे बात कर रहा हूं, राइट। बोर्ड का अगर जब पैटर्न आता है और बोर्ड अगर इसमें कुछ चेंजेस करता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर दूंगा, राइट। फिलहाल जो रेगुलर पैटर्न है, जो कस्टमरी पैटर्न है, उसकी हम बात करते हैं, राइट। एक्सप्लेनेशन आती है, आपको पता ही है, यस, 6 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन आती है, राइट। इसके बाद में SAT आएगा, LAT आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और क्या आएंगे, SAT आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 6 मार्क्स की आएगी, राइट। और उसके बाद में फिर आपके क्या हो गए, ये 4 मार्क्स के क्या हो गए, ये हो गए, तो 8 और 6 14 मार्क्स कंप्लीट हो गए। 14 हो ना, हाँ 14 हो गए, राइट। तो मैं सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेनेशन करना आज से सिखा रहा हूं कि कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्या क्या पॉइंट आपको एक्सप्लेनेशन में डालने होते हैं, राइट। उसके बाद में मैं आपको LAT लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे लेके जाऊंगा, और उसी बाद में उसी कविता के हम SAT की तरफ जाएंगे। यानी एक कविता को कंप्लीट करने के लिए मुझे 3 क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। एक में एक्सप्लेनेशन आएगी, एक में LAT आएंगे, LAT मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और एक में आएगी SAT शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस तरह से हमारे जो कविताएं हैं, उस कविताओं की प्रत्येक कविता की 3 क्लासेस एटलीस्ट अपन को करनी है, और ये क्लासेस आपको सही ढंग से लेनी है। बात क्लियर। अब देखो, मेरी बुक आई नहीं है, आकाश कुमार क्लास नोट्स, अब आने वाली वेरी सून। उसके कुछ पेजेस मैं यहाँ ले रहा हूं, कि जो किताब मैं वो एग्जैक्टली मैं पढ़ाऊंगा। और इस बार थोड़ा सा ये भी हो गया कि मेरी जो किताब थी वो डिलीट हो गई थी, राइट, मतलब वायरस आ गई तो पूरी किताब डिलीट हो गई, तो मेरे को दोबारा क्या करना पड़ा, उसको जो क्लास नोट्स थे, कई स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाए थे, उनके क्लास नोट्स को मैंने लिए। तो लेकिन क्लास नोट्स ज्यादा बेटर लगे मुझे, अपनी किताब से मेरे नोट्स अच्छे लगे मुझे, राइट। तो अब देखो पोइट्री को समझते हैं।
पहली पॉइंट आता है एक्सप्लेनेशन, दूसरा पॉइंट आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और तीसरा पॉइंट आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है। व्याख्या। देखो बच्चों, आप जनरल इंग्लिश के स्टूडेंट्स हो, आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स नहीं हो। पहली बात ये, मैंने कई बार देखा है कि कई लोग या कई स्टूडेंट्स लिटरेचर की अप्रोच से जनरल इंग्लिश को तैयार करते हैं। सर जनरल इंग्लिश में जनरल चीजें होती है, इसके क्वेश्चंस भी देखो तो बहुत सामान्य से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन लिटरेचर का अप्रोच ही अलग होता है। यस, तो आपसे कोई लिटरेचर बेस्ड या जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी आपकी सिंपल ही होगी। यहाँ पे लैंग्वेज को सिंपल रखना। देखो मैं पहले से कह दूं आपको, मैं जो आपको अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा सिंपलेस्ट तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, सिंपल लैंग्वेज, जिससे आप उसको क्या करो सही ढंग से कॉम्प्रिहेंड कर सको, समझ सको उसको सही ढंग से, याद रख सको, और एग्जामिनेशन जब आपके हो तो आपसे कोई एरर नहीं हो, गोले नहीं लगने चाहिए रेड कलर के। बस एग्जामिनर जब आपकी राइटिंग को चेक करे, जो आपने लिखा है तो टिक लगे, गोले ना लगे, बस इससे बचाना है। और इसके लिए जरूरी कि लैंग्वेज को सिंपल रखी जाए, कम जो मुश्किल शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। राइट, चलिए थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। किसके लिए? एक्सप्लेनेशन के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या क्या बिंदु आने चाहिए, है ना। कुछ भी लिखने से पहले हमें यह तय करना पड़ता है कि किस फॉर्मेट में लिखा जाए। ध्यान को समझना, इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। राइट, किस फॉर्मेट में लिखा जाए, कौन कौन से बिंदु लिखे जाए, क्योंकि 6 मार्क्स का है ये। यस, ये ध्यान रखना है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं चाहूंगा कि आप प्रत्येक एक्सप्लेनेशन को कम से कम 4 पॉइंट के अंदर आपको डिवाइड करके लिखनी चाहिए अच्छे मार्क्स लेने के लिए। राइट सर, देखो ये स्कूल स्तर की बात कर रहा हूं मेरे भाई। कहीं आप में से गुरुजी कोई देख रहा हो या कोई बड़े स्टूडेंट देख रहे हो, देखो मैं 12वीं क्लास की बात कर रहा हूं, तो 12वीं क्लास के लेवल की बात करूंगा। राइट, आप बड़ी क्लासेस में एक्सप्लेनेशन अलग अप्रोच से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, तो अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं उन नन्हे मुन्ने बच्चों की जिनकी इंग्लिश का ग्राउंड क्या कमजोर है। यस, और उनको इंग्लिश का एक सेंटेंस भी अपनी मन से लिखना नहीं आता। मैं तो ये सोच के चलता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं देना चाहता हूं। ठीक है, तो ज्यादा हाई फाई, ज्यादा क्वालिटी चीजें वो मैं नहीं करूंगा। आप आरएस के पेपर में देखना, भी मेरी सीरीज चल रही है उसमें देखना, मैं बहुत अच्छी उसमें बेसिक स्टार्ट करी, लेकिन अभी देखना उसके अंदर काफी अच्छे लेवल की चीजें उसमें आएगी, तो यू कैन सी दैट देयर। तो पहली बात है कि मैं चाहता हूं सबसे पहले आप एक टॉपिक इसका ले लें, रेफरेंस का ले लें। ठीक, जो आपको पद्यांश दिया गया है ना, वो किस कविता का है और उस कविता के रचयिता का नाम क्या है, यानी उस कविता के कवि का नाम क्या है। बस 2 छोटी छोटी जानकारियां हमको डालनी है। उसके बाद में थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट ले लें कि ये जो पद्यांश है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस संदर्भ में ये बात हो रही है। यस, उसका संदर्भ थोड़ा सा 1-2 लाइन का हम क्या कर सकते हैं, संदर्भ लिख सकते हैं। राइट, और उसके बाद में तीसरा पॉइंट, जो हमें पद्यांश दिया गया उस पद्यांश को हम क्या कर लें, उसको हम क्या करें, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दिया अपने ठीक ठाक, और अंत में जाके पॉइंट कोशिश करें डालने की, डालें तो बहुत अच्छा रहेगा, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल अप्रिसिएशन। ये थोड़ा सा लिटरेचर वाले स्टूडेंट के लिए ठीक रहता है, लेकिन ठीक है, एक आध चीजें अगर अब लिखी जा सकती है तो हम क्रिटिकल अप्रिसिएशन में हम एक कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई छंद अलंकार, कोई फिगर ऑफ स्पीच अगर आपको लग रहा है कि इसमें ये है, मोटा सा, ज्यादा लिटरेचर के हिसाब से नहीं सोचना है, तो ये हम लिख सकते हैं कि इसमें सिमिली यूज की गई है, इसमें मेटाफर यूज किया गया है। या हम ये भी लिख सकते हैं कि इस जो पद्यांश है इसकी लैंग्वेज बड़ी सिंपल है, लेकिन इसकी जो मीनिंग है वो काफी डीप है ना। एक आध टिप्पणी, एक आध कॉमेंट उसकी लैंग्वेज के ऊपर, या उस कविता की ब्यूटी के ऊपर, या उस कविता में अगर कोई फिगर्स ऑफ स्पीच आया है, कोई अलंकार आया है, तो उसके ऊपर एक आध हम क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यस, तो देखो मैं सोच रहा हूं कि कोई भी एक्सप्लेनेशन किसी भी कविता की करें तो एटलीस्ट हमें क्या करना चाहिए, इन 4 पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए करें, है ना। जिसमें 3 तो करने ही करने, 4th पॉइंट समझ पे डिपेंड करता है। अगर आप समझ सकते हैं तो 4th पॉइंट को थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते हैं। राइट बच्चों, तो एक्सप्लेनेशन का ये हमारा थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, एक जिसको कहते हैं ना कि एक किस वे में लिखना है, वो हमारा वे क्या हो गया, तैयार हो गया।
ठीक है। अब देखिए हम जिस कविता को हम लेने के लिए जा रहे हैं आपके कोर्स में, जो पहली कविता है, अच्छा ये मेरे नोट्स के ही है भैया ना, जो एज इट इज लिखे हुए थे तो मैंने एज इट इज ही क्या कर लिया, ले लिया। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये जो कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ है तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी पढ़ने में, आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक ठाक लिखा हुआ अच्छा लगेगा ये, राइट। मेरे नोट्स में इस बार यही फॉन्ट इस्तेमाल किया, जो बच्चा लिखता है उसी स्टाइल में इसको लिखना है। तो देखिए पहला जो कविता कमला दास की माई मदर एट 66, राइट। आप लोगों ने इस कविता को डिटेल में पढ़ लिया होगा, शायद मेरा एक वीडियो में इसके साथ में ही प्राइवेट है, उसको मैं पब्लिक कर दूंगा। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन, इस कविता को मैंने भी डिटेल में पढ़ा रखा है, वो मैंने प्राइवेट कर दिया है, राइट। लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था, डिटेल पढ़ाई थी, लेकिन मेरे को लगा कि यार क्यों डिटेल पढ़ाऊं जब सारी स्कूल में डिटेल ही पढ़ाई जा रही है, हिंदी ट्रांसलेशन सब करवा रहे हैं, तो मैंने प्राइवेट कर दिया। आप कहोगे तो उसको मैं पब्लिक कर दूंगा। इस कविता को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपने समझ लिया होगा कविता किसके बारे में है। कविता, ये जो कवित्री कमला दास वो अपनी मदर को देखकर इस कविता को लिखती है। सैड टोन है इस कविता का, और उसकी जो मदर वो बुजुर्ग हो चुकी है, 66 ईयर्स ओल्ड है, और वो जब उससे बिछड़ के जाती है कवित्री, उसको लगता है पता नहीं अगली बार जब मैं आऊंगी तो अपनी माँ को मैं देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। उसके दुख में लिखी गई कविता है, आप सब लोग जानते हैं। कविता बड़ी नहीं है, छोटी सी कविता, केवल 2 ही स्टेंजास इसके अंदर, केवल क्या है, देयर आर 2 स्टेंजास। तो दोनों स्टेंजास को आज हम डिस्कस करेंगे। मैं डिटेल नहीं ले रहा स्टेंजा की, मैं पहले बता रहा हूं पहला स्टेंजा कौन सा है। ये पहला, ये ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, यहां से लेकर आगे की नहीं लिखा, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यहां तक का आप अपनी जो किताब है उस किताब में देख लेना। ये वाला पैराग्राफ मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ड्राइविंग फर्स्ट ओपनिंग लाइन से, ये दे आर द ओपनिंग लाइंस, और यहां तक एक पहला स्टेंजा हमने लिया। हालांकि आपने देखा होगा कविता केवल एक सेंटेंस में लिखी गई है, राइट। इस कविता की ब्यूटी ये कि द पोएम हैज बीन रिटन इन अ सिंगल सेंटेंस, उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, राइट। क्योंकि पूरी कविता तो आपसे पूछेगा नहीं, एक पैराग्राफ ही तो लेगा। चलिए तो देखो यहां से आंसर, देखो सबसे पहले जब भी आप क्या लिखें, अपना उत्तर लिखें एग्जामिने में, तो स्पष्ट रूप से लिखे आंसर। आपको क्वेश्चन तो लिखना नहीं होता है, ज्यादा बेटर आप यूं भी लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि यूजुअली मैं ऐसे लिखता हूं, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ये स्पष्ट रूप से दें क्वेश्चन नंबर, और आप ये बता दें कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कि 2, ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप स्पष्ट रूप से एग्जामिनर को बताओ कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे उसके लिए कंफर्ट होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, एक ही बात ध्यान रखना आंसर राइटिंग में, आप ये मान के आंसर लिखा करो कि आपका एग्जामिनर उसको पढ़ने में कोई रुचि नहीं रखता। समझ आ गया, बस उसकी रुचि क्रिएट करनी है, उसको लगना चाहिए कि यार ये कॉपी मुझे, इसकी जो आंसर शीट है ये कुछ डिफरेंट लग रही है, आई शुड रीड इट। या तो छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, राइट। तो देखो हमने पहला पॉइंट डाला, कौन सा डाला, रेफरेंस, छोटी छोटी बात है। दिस ब्यूटीफुल स्टैंजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, नया वर्ड हो सकता है आप लोगों के लिए, राइट। एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी भी राइटिंग का कोई पार्ट एज इट इज निकाल लेना, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। शब्द बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस वर्ड को वहां भूल जाओ, देखो बच्चों यहां तो हो सकता है याद हो जाए, लेकिन आपने देखा होगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब वो दिमाग से निकल गया, शब्द निकल गया तो माथा फोड़ लेना, लेकिन वो वापस नहीं आता, वो तभी आता है एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकल के आओगे तो शब्द वहां खड़ा मिलेगा आपको। तो इसलिए एक आध शब्द अगर वो नया है तो उसका पैरेलल वर्ड के लेके चलना, सिनोनिम लेके चलना। तो आप एक्सट्रैक्टेड वर्ड भूल जाओ तो आप टेकन फ्रॉम ले सकते हो, हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये लीजिए, ये चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख सकते हो दिस ब्यूटीफुल स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम और हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ वेरी फेमस पोएम, एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता से लिया गया है, माई मदर एट 66, मेरी माई मदर एट 66। एक लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन छोटी सी, इट इज रिटन बाय अ वेरी फेमस इंडियन पोइट। देखो आप कहोगे कि सर आपने पोइटेस शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, है ना, क्योंकि कवित्री के लिए पोइटस आता है, लेकिन आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है ना उसमें इस प्रकार के जो शब्द हैं जैसे एक्ट्रेस है ना, पोइटस है, इसके प्रकार के शब्दों का कम इस्तेमाल करते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए पोइट और एक्टर शब्द का ये आज के इंग्लिश में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। फिर भी आप चाहो तो पोइटस लिख सकते हो। तो इसको लिखा गया एक बहुत ही प्रसिद्ध
पोइटेस जिसका नाम है कमला दास। बस दो जानकारी आपने क्या दे दी, रेफरेंस में दे दी, राइट, कि ये कविता का नाम ये है एंड इसको यहां से सॉरी ये जो लाइन है इसको इस कविता से लिया गया और इसको इन कवित्री ने लिखा है। क्लियर? कोई मुश्किल हो तो मुझे बता देना, आराम से समझ के इसको प्रिपेयर करना है। कॉन्टेक्स्ट बताते हैं इसका, ये जो हमने स्टेंजा लिया था यहाँ पे, इस स्टेंजा का कॉन्टेक्स्ट समझाते हैं। इन द प्रेजेंट स्टेंजा, प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत पद्यांश में, प्रेजेंट का मतलब जो हमारे सामने है। यस, भूल जाओ तो प्रेजेंट को हटा देना, इन द स्टेंजा लिख देना। कोई जरूरी थोड़ी इस वर्ड को लिखा जाए, आप इन द स्टेंजा भी लिखा देना। ठीक है, देखो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं सरल को भी सरल करने की, राइट, सो दैट एक ही उद्देश्य रखना कि आपका एग्जामिनर गोला नहीं मारे, सिंपल रहो लेकिन गोला नहीं लगना चाहिए, बस वो एक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन द प्रेजेंट स्टेंजा द पोइट एक्सप्रेसेस हर पेन, जो पोइट है, जो कवित्री है, वो एक्सप्रेस करती है, जाहिर करती है, उजागर करती है, शो करती है, एक्सप्रेसेस को शो करती है, हर पेन, अपने दर्द को, है ना। 3 वर्ड इसमें है ना, आराम से याद कर सकते हैं। द पोइट एक्सप्रेसेस हर पेन दैट शी फील्स टू सी हर एजिंग मदर, ऐसा दर्द जो उसको महसूस होता है। कैसे महसूस होता है? अपनी बुजुर्ग होती हुई मां को देखकर। इस स्टेंजा के अंदर कवित्री उस दर्द को क्या करती है? एक्सप्रेस करती है। आसानी से बात समझ में आ गई? आगे क्या लिखा हुआ है? ड्राइविंग फ्रॉम अ पेरेंट्स हाउस टू कोचीन, आपको पता है कि वो जो अपने पेरेंट्स होम से कहां जा रही है? कोचीन जा रही है। तो वहां से ड्राइव करते हुए, शी वाज ड्राइविंग, एक्चुअली वो कार में है, तो ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम हाउस टू कोचीन, कोचीन तो जाते हुए, शी इज अकम्पनीड बाय हर मदर टू द एयरपोर्ट। अकम्पनीड का मतलब था साथ जाना, तो उसके संगत में शी इज अकम्पनीड, उसके साथ में कौन है? शी इज अकम्पनीड बाय हर मदर, है ना। जैसे मेरे साथ मेरे पापा गए, अब ऐसे बोलते हैं, तो आप लोग आई एम अकम्पनीड, यू बोलो आई एम अकम्पनीड विद माई फादर। ठीक है, जैसे मेरे साथ मेरा दोस्त गया, तो आई एम अकम्पनीड बाय माई फ्रेंड टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की तरफ। तो शी इज अकम्पनीड बाय हर मदर टू द एयरपोर्ट, राइट। और यहां पर क्या? द मदर, ये देखो छोटी सी है, ये तो क्या बड़ा फॉन्ट इसलिए आपको बड़ा दिख रहा है, और छोटी सी, 2 ही तो लाइन बोली हमने। आगे हमने क्या लिखा? द मदर, अब जो मदर है वो क्या है? इज 66 ईयर्स ओल्ड। आपने संदर्भ बता दिया कि वो क्या है, उनकी मदर 66 ईयर्स ओल्ड है ना। एंड हर एजिंग मेक्स द पोइट ग्रो सैड, और उनकी जो बढ़ती हुई अवस्था है, एजिंग है, उनकी जो उम्र है, वो कवित्री को सैड कर देती है। यस, ये इसका कॉन्टेक्स्ट बन गया किसका? उस स्टेंजा का। तो पहले हमने क्या लिखा? पहले हमने लिखा व्हाट, हमने सबसे पहले लिखा उसका रेफरेंस, उसके बाद में उसका कॉन्टेक्स्ट। अब उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, राइट। एक्सप्लेनेशन में क्या क्या चीजें हैं? देखो, कोई वर्ड, कोई लाइन अगर आपको टफ लग जाए, मुझसे उसको चेंज करवा लेना। यस, मैं लिखता हूं, मैंने बहुत आसान लिखता हूं, ये क्लास में लिखवाता हूं बच्चों को। मैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस प्रोफेशनल ही नहीं पढ़ा था, मतलब मैं 12th क्लास को एक शौकिया तौर पे पढ़ाता हूं, राइट। मेरा नेटवर्क सही बन जाता है, इसका वास्तविकता तो ये है, राइट। बाकी जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ चार्ज पढ़ाता हूँ 12वीं क्लास के बच्चों को मैं यहाँ पे अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, तो उनको लिखवाता हूं मैं कि आप लिखो, तो उसी की क्लास नोट्स आई है, राइट। तो द पॉइंट इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस टू एयरपोर्ट। हमने पहले भी लाइन लिखी, तो मैं ये कहना चाहता था एक्चुअली कोई भी लाइन टफ लगे, कोई वर्ड समझ में नहीं आए, गेट इट चेंज्ड, इसको बदलवा लेना। कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर इस लाइन को आप आसान कर दो, आई विल मेक इट इजियर, डोंट, ना उसको मत लेना दिमाग में। तो द पोइट इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस टू द एयरपोर्ट। जो पोइट है, जो है वो अपने मदर पेरेंट्स हाउस से एयरपोर्ट जा रही है। शी वॉन्ट्स टू कैच अ फ्लाइट टू कोचीन, वो वहां से कोचीन की फ्लाइट पकड़ना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू कैच। हर मदर इज कमिंग विद हर टू ड्रॉप हर ऑफ द एयरपोर्ट। ओके, उसकी जो मदर है उसको कहां तक? एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए आ रही है। प्रयास। द पॉइंट नोटिसेस, कवि नोटिस करती है दैट मदर इज डोजिंग, उसकी जो मां वो डोजिंग कर रही है, हल्का सा उसको नींद सी आ रही है। ठीक है, डोजिंग का मतलब ऊंघना। तो हर मदर इज डोजिंग
ओपन माउथ बिसाइड हर, उसके पास में उसकी मदर बैठी हुई है, उसका मुंह खुला हुआ ओपन माउथ है और शी इज डोजिंग। यस, हर फेस इज एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उसका जो फेस है वो बिल्कुल एशन लाइक है, ठंडा पड़ चुका है, रंगहीन है, एक्चुअली पेल पड़ चुका। एशन लाइक का मतलब पेल, पेल का मतलब जो जिसको कहते हैं ना चेहरा फीका पड़ जाना। यस, जैसे कि किसी कॉप्स का होता है। कॉप्स का मतलब क्या होता है? लाश, जिसमें जान नहीं होती, उसका चेहरा क्या हो जाता है, क्योंकि जान तो है नहीं, उसका चेहरा एशन लाइक हो जाता है, बिल्कुल पेल हो जाता है। तो हर फेस इज एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। यस, अ डेड बॉडी, फॉर एग्जाम्पल डेड बॉडी, राइट। द लाइन, अब देखना, ध्यान रखना इस बात को अच्छी तरह देखना। द लाइन शी वॉज एज ओल्ड शी लुक्ड सजेस्ट दैट, इसके अंदर एक लाइन आती है। कौन सी लाइन आती है? कि ये लाइन शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बुजुर्ग है जितनी वो दिख रही है। ये लाइन कभी इस्तेमाल करता तो इसका मतलब क्या होता है? ये इस बात को सजेस्ट करती है, इस बात को सूचित करती है। किस बात को सूचित करती है? दैट की शी लुक्स क्वाइट, आना, शी लुक्स क्वाइट एज्ड, कि वो बहुत ज्यादा एज दिख रही है। आना, शी लुक्ड वेरी क्वाइट, शी लुक्ड क्वाइट एज्ड, शी लुक्ड वेरी ओल्ड, ये लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज, इसका मतलब है कि शी इज 66 years old, इसका मतलब है कि वो 66 years old है। यस, इस लाइन का मतलब यही है कि शी इज वेरी ओल्ड, शी इज 66 years old। सीइंग हर मदर इन सच स्टेट, अपनी मां को इस स्थिति में देखकर, अपनी माताश्री को इस स्थिति में देखकर, द पोइट गेट्स डीपली पेंड, जो कवित्री वो डीपली पेंड हो जाती है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा क्या होता है? दर्द होता है, दुख होता है। ओके, द पोइट गेट्स डीपली पेंड, शी हैज अ फियर टू लूज हर मदर सून, उसको डर है अपनी मां को जल्द ही खो देने का। वाई? बिकॉज वो काफी एज की हो चुकी है। तो जिस तरह से वो उस कार के अंदर बैठी हुई है, ओपन माउथ है, ऐसा लगता है कि शी इज नो मोर, वो मर चुकी है। उनको देखकर कवित्री को क्या लगता है? काफी दुख होता है। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया उस स्टेंजर को, राइट। अब उसके बाद में एक छोटी सी बात, हम चाहें तो एक फोर्थ पॉइंट बिल्कुल लिखना चाहिए। अगर क्रिटिकल अप्रिसिएशन में दो बातें छोटी छोटी लिखना, भाई 6 out of 6 मार्क्स लेने हैं तो लिखना तो पड़ेगा उतना, उसका उतनी क्वांटिटी में लिखना तो पड़ेगा, राइट। द लैंग्वेज इज क्वाइट सिंपल बट इट हैज अ डीप इम्पैक्ट ऑन रीडर। पहली बात, मैंने कहा लैंग्वेज पे टिप्पणी कर दो, कुछ समझ में आए, कोई छंद अलंकार समझ में आए, कोई बात नहीं। कविताओं की भाषा वैसे भी सिंपल ही होती है, तो ये तो अपन लिख ही सकते हैं। ये लाइन तो आप लगभग हर कविता में इस्तेमाल कर सकते हो 12वीं क्लास के अंदर। तो यस, कि द लैंग्वेज इज क्वाइट सिंपल, इसकी भाषा बहुत सिंपल है, बट इट हैज अ डीप इम्पैक्ट ऑन रीडर, लेकिन पाठकों पर इसका क्या होता है? गहरा प्रभाव पड़ता है। इम्पैक्ट मीन्स क्या हो गया? प्रभाव, राइट। ये तो कहीं लिख सकते हो आप। द एक्सप्रेशन हर फेस, अब देखो द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन, ये अभिव्यक्ति आई है कौन सी? हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स मैक्स द टोन। इस कविता में ये जो एक्सप्रेशन आया है कौन सा? कि उसका जो चेहरा है वो पेल है, जैसे कि एक डेड बॉडी का होता है। ये जो एक्सप्रेशन आया है, मैक्स द टोन ऑफ द पोएम सैड एंड ग्रेव। इस कविता की टोन को, इस कविता का जो हिंदी में क्या बोलेंगे टोन को? आई डोंट हैव एनी वर्ड फॉर हिंदी का क्या मतलब, इसका जो टोन है, नो वर्ड मेरे पास नहीं भाई, है ना, आपके पास हो तो कमेंट करके बताइए। इसका जो भाव है इस कविता का, पर उसको बहुत सैड और ग्रेव का मतलब सीरियस बना देती है, क्योंकि ये जो एक्शन लाइक एक्सप्रेशन आया ना, ये इस कविता को सीरियस कर देता है। यस, अब बताइए छोटी एक्सप्लेनेशन, मैंने कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करी इसको, लेकिन 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से दैट इज इनफ। लिटरेचर की अकॉर्डिंग कर दो भैया, हम 10 पेज लिख दें इसके ऊपर, राइट। तो देखो आपके सामने ये आप मैंने डाला है, राइट। फिर भी मैं कह रहा हूं कोई लाइन आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। क्लियर है? तो एक स्टेंजा आपका हो गया। जब तक मेरी बुक आपके पास में नहीं आती, आप स्क्रीनशॉट लेके काम चला सकते हो। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कम से कम रेट के ऊपर, दैट इज, मैंने आपको पहले मैंने बताया कि ये मेरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है 12th क्लास का, मेरा नेटवर्क बनता है इससे, राइट। तो जल्द से जल्द आपको किताब देंगे। जब तक आप क्या कर सकते हो इसको, यही चीजें हैं, मैंने किताब के तो पन्ने ले रहा हूं और क्या ले रहा हूं, राइट। तो एक एक्सप्लेनेशन हमने करी, कैसी लगी?
अगर अच्छी लगी तो तुरंत आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब वाले बड़े अच्छे आदमी हैं, अंगूठा ऊंचा और अंगूठा नीचे दोनों बटन दे रखा है। अच्छा लगे तो क्लिक करो, बुरा लगे तो करो नीचे। राइट, चलते हैं आगे। देखिए दूसरा, इसमें 2 स्टेंजा है, खत्म करते हैं इसको, बस खत्म कहानी, अभी 10 मिनट में खत्म इसका। दूसरा स्टेंजा कहां से स्टार्ट होता है, जहां से पहला खत्म हुआ था। तो रेफरेंस देखो, पहले रेफरेंस कॉमन है, वही रेफरेंस है, रेफरेंस को दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं, एक बार रेफरेंस याद कर लिया वही है। This beautiful stanza has been extracted from a very famous poem by Mother at 66. It has been written, yeah, it is written by a very famous poet, Indian poet कमला दास। तो ये तो उसी में आ गया। इसका मतलब ये तो हमारा कॉमन चलेगा, ठीक है। रेफरेंस में थोड़ा सा बदलाव होगा क्योंकि इस जो स्टेंजा है इसका रेफरेंस थोड़ा सा क्या है, अलग है। राइट, तो देखते हैं सर क्या है। कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस तो वही रहेगा, कॉन्टेक्स्ट बदलेगा। राइट, इन द प्रेजेंट स्टेंजा, लाइन मैंने वही लिखा, कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको पिछला जो याद किया उसी का कुछ कंटेंट काम में आ जाए। राइट, ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर बता दूं, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मैं लिटरेचर के अप्रोच से नहीं पढ़ा रहा। राइट, कि मैं हर जगह आपको अलग अलग चीजें दूं, कॉम्प्लिकेट, मैं अपनी, मुझे कितनी अंग्रेजी आती है या मुझे क्या आता है वो यहां झाड़ने की जरूरत नहीं मेरे भाई। मैं 10-12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, है ना। मैं इसलिए इस बात को बार बार कह रहा हूं कि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे टीचर्स ने, सर आपने तो उसमें भी ये लिया तो वो कर, अरे मैंने कहा सर मैं 12वीं क्लास को पढ़ा रहा हूं, आपको नहीं पढ़ा रहा। राइट, तो ये थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा सा अवेयर होकर बात कर रहा हूं। इन द प्रेजेंट स्टेंजा द पोएट, इस स्टेंजा में द पोएट एक्सप्रेसेस हर पेन दैट शी फील्स टू सी हर एजिंग मदर। मैंने एज इट इज लाइन उठाई है पिछले वाले की, क्यों, क्योंकि उसमें भी यही कॉन्टेक्स्ट बन रहा है और इसमें भी यही कॉन्टेक्स्ट बन रहा है। यस, ये जो आपका रेफरेंस है, 1 मिनट, ठीक है। तो ये लाइन तो क्या हो गई, कॉमन हो गई। ये देखो, ये एक्सप्रेशन भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। आपके ऊपर भार कम हो, बस मुझे इससे मतलब है। मैं चाहूं तो उसको 50 तरह से लिख सकता हूं, मुझे अंग्रेजी आती है सर, उसमें तो क्या दिक्कत है। अगर आपको भी आती है तो आप भी 50 तरह से लिख सकते हो। यस, लेकिन हम उन नन्हे मुन्नों की बात कर रहे हैं जिनको यार अंग्रेजी, उनको पता है उनकी अंग्रेजी कालजे पे क्या क्या करती है। राइट, यू बेटर अंडरस्टैंड। तो ड्राइविंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स हाउस टू कोचीन एयरपोर्ट, यस, अपने पेरेंट्स के हाउस से कोचीन के एयरपोर्ट जाते हुए, शी इज अकम्पनीड बाय हर मदर टू द एयरपोर्ट। ये लाइनें मैंने पिछले स्टेंजा के साथ में एज इट इज उठाई है क्योंकि यही कॉन्टेक्स्ट इसमें बन रहा है। राइट, आगे चलते हैं थोड़ा सा। यस, बस इसमें थोड़ा सा अब देखो बदलेगा। याद रख, देखो, द एयरपोर्ट द पोएट इज डीपली पेन्ड टू सी हर मदर। यहां तक की लाइनें, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट का ये वाला पार्ट मैंने पिछले लिया है, जरूरत नहीं है सर, यही बनेगा। राइट, मैं भी चाहूं तो लगा सकता हूं, लेकिन क्या मतलब है, आसान रहो ना। राइट, सहज, आराम से, है ना, सहज बने रहो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहां से एक लाइन अलग जाएगी पर, क्यों, क्योंकि इस स्टेंजा में कवित्री थोड़ी सी क्या कर रही है, डिफरेंट जा रही है। क्या डिफरेंट जा रही है सर, देखो समझते हैं। टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम दिस पेन, इस दुख से, इस दर्द से अपना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अपना ध्यान हटाने के लिए, ठीक है। शी लुक्स आउटसाइड, वो बाहर की ओर देखती है, ठीक है। बट सून, लेकिन थोड़ी देर बाद में, हर फियर ऑफ लूजिंग हर मदर रिटर्न्स, अपनी मां को खोने का जो डर था ना, वो वापस आ जाता है। क्लियर है। तो इसमें केवल इतना सा पार्ट, एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा जोड़ी है और इसका कॉन्टेक्स्ट बदल गया। मैं यही कोशिश करूंगा कि जो आपने प्रिपेयर किया है प्रीवियसली, उसी को थोड़ा सा इस्तेमाल करें, थोड़ा सा नया जोड़े और एक नई चीज बना दें। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन, यस, अब करते हैं। द पोइट इज डीपली पेन्ड टू सी हर ओल्ड मदर, मैंने वही का वही लाइन लिया। राइट, पोइट जो अपनी मदर को, ओल्ड मदर को देख के जो दुख महसूस होता है, शी ट्राइज टू डाइवर्ट हर अटेंशन फ्रॉम दिस पेन, वो इस दर्द से अपना अटेंशन, अपना ध्यान डाइवर्ट करती है, दूसरी तरफ लेती है। शी स्टार्ट्स लुकिंग आउटसाइड, वो बाहर देखना शुरू करती है, कार से बाहर, क्योंकि पहले मदर को देख रही है, मदर को देखा तो उसको बड़ा दुख हुआ, तो उसने, अब हम भी ऐसा ही करते हैं यार, हम भी अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सेलफोन निकाल के बैठ गए, कुछ गाना सुनने बैठ गए, बाहर देखने लग गए, ये तो करते हैं। शी इज डूइंग द सेम थिंग।
शी फाइंड्स यंग ट्रीज रनिंग बैक। वो क्या अब देखो देख भी रही है तो उसको क्या दिख रहा है, ये कविता की ब्यूटी है। लिटरेचर की क्लास होती तो शायद इस ब्यूटी को मैं और ज्यादा आपके सामने रखता, लेकिन क्योंकि जनरल इंग्लिश है तो जनरल इंग्लिश को जनरल इंग्लिश के हिसाब से ही मैं पढ़ाना चाहूंगा, राइट। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि शी स्टार्ट्स लुकिंग आउटसाइड, शी फाइंड्स यंग ट्रीज। देखो यंग ट्रीज और मदर क्या है, ओल्ड। यही है ना इसकी ब्यूटी, कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, कि एक तरफ बुजुर्ग और सामने यंग ट्रीज। दुख होता ना, ये तो जाने वाले, वो आने वाले। यस, तो शी फाइंड्स यंग ट्रीज रनिंग बैक, तो कगार में से वो उसको यंग ट्रीज पीछे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, द मैरी चिल्ड्रन, अब देखो मैरी चिल्ड्रन, आनंद मनाते हुए बच्चे, खुशियां मनाते हुए बच्चे। अब बच्चे फिर आ गए यंग, कि एक तरफ बुजुर्ग अवस्था है, यस, जो पता नहीं कब शांत हो जाए, और एक तरफ क्या है, बच्चे। तो वो दिमाग में वो कोशिश कर रही है कवित्री की ध्यान डाइवर्ट हो जाए, लेकिन वो बच्चों को देखती तो बुढ़ापा याद आता है, यंग ट्रीज को देखते तो ओल्ड याद आता है। तो यही कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है एक्चुअली, राइट। एक कविता लिखने का तरीका होता है। खैर, तो स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर निकलते हुए, है ना, रनिंग आउट, या फिर स्पेलिंग आउट का मतलब रनिंग आउट, अपने घर से बाहर निकलते हुए वो यंग ट्री पेड़ों को पीछे दौड़ते हुए देखती है, नन्हे मुन्ने आनंद मनाते हुए बच्चों को बाहर निकलते हुए देखती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब यहां तक तो ठीक है, वो कैसे भी कर आगे वो पहुंच जाती है, बट आफ्टर, लेकिन एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी चेक होते हैं, सुरक्षा के जो चेक होते हैं, उसके बाद वो दर्द उसका वापस लौट आता है। देखो ध्यान से समझो, बस कविता खत्म, कुछ नहीं इसके अंदर। द पोइट अगेन लुक्स एट हर मदर, कवित्री वापस अपनी मां की ओर देखती है। यस, शी सीम्स कलरलेस एंड पेल, और उसकी जो मां है उसको कलरलेस दिखती है, जिसमें कोई भाव नहीं है, कोई जान नहीं है, इस प्रकार से जिसको कहते हैं बेजान सी दिखती है। एंड पेल, पेल जो वर्ड होता है, वैसे येलो कलर जो होता है उसके लिए पेल लगाते हैं, लेकिन पेल येलो पड़ना निर्जीव होने के कारण, या डर के कारण, या और किसी और चीज के कारण, जो घबराहट के कारण, निराशा का कारण, जो आपके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं ना, उसको कहते हैं फेल हो जाना। ठीक है, तो शी सीम्स, वो लगती है, कैसे लगती है, शी सीम्स फेल, शी लुक्स लाइक, देखो लुक्स लाइक, अब यहां बहुत अच्छी एक सिमिली का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उपमा अलंकार का, राइट। कैसे कि शी लुक्स लाइक अ लेट विंटर मून, वो ऐसे दिखती है जैसे कि एक लेट विंटर, है ना। विंटर का मतलब सर्दियां होती है, और सर्दियों में लेट सर्दियां, बिल्कुल धुंध पड़ी हुई है, और दूर से आपको एक चंद्रमा दिख रहा है, लेकिन वो चंद्रमा क्या, वो डल है, यानी कि इतना चमकेगा नहीं, क्योंकि धुंध भी तो है। यस, तो अब उसकी मदर, जो उसका चेहरा, उसको उस लेट नाइट मून की तरह दिख रहा है, राइट। तो शी लुक्स लाइक, वो दिख रही है खुद कैसा, लाइक अ लेट विंटर मून, दैट इज, अर्थात दैट इज का मतलब, इसका मतलब है, दैट मीन्स शी सीम्स लाइफलेस, वो बेजान दिख रही है ना। लेट नाइट मून का मतलब क्या, वो बिल्कुल उसमें जान नहीं है, जैसे कि लेट नाइट जो विंटर का जो मून होता है उसमें जान नहीं होती, ज्यादा चमकता नहीं हो, ज्यादा चमकदार नहीं होता वो, राइट। हियर, और इसी जगह पे हियर, द फियर ऑफ लूजिंग अ मदर स्ट्राइक्स द पोएट अगेन, यहीं उस कवित्री को अपनी मां को खोने का जो दर्द है वो वापस आ जाता है, राइट। खैर, शी हैज नो वर्ड्स टू स्पीक, ऐसी स्थिति में उसके पास कोई शब्द नहीं है, शी हैज नो वर्ड्स टू स्पीक, बोलने के लिए कोई शब्द उसके पास में नहीं है। ऑल शी सेज, जो कुछ वो कह पाती है वो इतना सा है, ऑल शी सेज इज सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे, सी यू सून। एंड ऑल शी डज इज, और जो कुछ कर पाती है वो इतना सा कर पाती है, स्माइल एंड स्माइल, केवल मुस्कुरा पाती है, मुस्कुराती रही, और इतना सा कह पाएगी, सी यू सून अम्मा। क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके क्रिटिकल अप्रिशिएशन पे। एक बात तो समझ में आ गई, लैंग्वेज आसान है और एक सिमिली का इस्तेमाल किया गया है, राइट। तो देखिए, चाहो तो, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इसका एक एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने इसके अंदर, जरा देखो,
कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर हैज बीन, कॉन्ट्रास्ट का मतलब है विरोधाभास। जैसे विरोधाभास, अरे अब ये भी देखो ना, देखो व्हाइट अक्षर है, ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक पे व्हाइट कॉन्ट्रास्ट हो गया। तो वहां पे मैंने अभी बताया आपको कि उम्र उसकी बुजुर्ग है, ओल्ड है, और ट्री क्या यंग है, तो यहां पे कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल किया गया। तो द कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर हैज बीन पेंटेड विद द एजिंग मदर ऑन वन साइड, वन साइड लिख दो यहां पे कि एक तरफ कौन है, एजिंग मदर, बुजुर्ग होती हुई मां है, और दूसरी तरफ एंड द यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन ऑन द अदर वन, और दूसरी तरफ यंग ट्रीज है और चिल्ड्रन है। यस, तो इससे क्या होगा, कविता की ब्यूटी बढ़ती है। यस, तो एक हम क्रिटिकल अप्रिशिएशन में एक पॉइंट हमने ये डाल दिया, चाहे तो लैंग्वेज वाला पॉइंट भी डाल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। और एक हमने और देख लिया इसके अंदर, आई थिंक ठीक है, इसमें मैंने एक ही डाला है, बाकी आप चाहो तो एक और डाल सकते हो। कौन सा डाल सकते हो, चाहो तो डाल सकते हो। अ ब्यूटीफुल सिमिली हैज बीन यूज्ड, ये आप जरूर लिख सकते हो कि इसमें सिमिली का इस्तेमाल किया गया। अ ब्यूटीफुल सिमिली, उपमा अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, सिमिली हैज बीन यूज्ड, बस खत्म कहानी। एक सुंदर सी सिमिली का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन। राइट बच्चों, तो आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लेके, जहां पे भी इसका फुल पेज आ रहा है वहां पे आप स्क्रीनशॉट लें इसका, राइट, और इसको क्या करें, आराम से अपनी नोटबुक में आप लिखें, एक बार जरूर लिखें, जरूर इसको, है ना। मैं आपको जो किताब दूंगा उस किताब में भी आप लिखने की जरूर कोशिश करें, हालांकि मैंने उसमें कई जगह ही छोड़ दी, किताब में जगह छोड़ दी लिखने की। यस, सो दैट मैं चाहता हूं कि अलग से नोटबुक ना बने, उस किताब में जितनी पॉसिबल हो सके, यस, उसी में मैंने क्या कर दी, लिखने की जगह छोड़ी है। राइट, तो ये रही आज की क्लास। आज की क्लास में हमने माई मदर 66 में जो 2 स्टेंजाज हैं उसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मैंने करी है आपके सामने। राइट, और अच्छी लगी है आपको तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। राइट, बल्कि मैं सहज रहूंगा, बिल्कुल सामान्य से आपको बातें करूंगा। राइट, तो एक वादा आप लोगों से जरूर मैं लेना चाहूंगा कि देखो, क्लासेस अगर आपको रियल में अच्छी लगती है, मैं बाउंड नहीं करता किसी को, नहीं कमेंट शेयर इट, डू लाइक इट, नो, जबरदस्ती किसी को लाइक नहीं करवाया जाता, जबरदस्ती किसी को शेयर नहीं करवाया जाता, जबरदस्ती किसी को नहीं कहता नहीं पहले शेयर करो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं। मैं सिंपल सी कह रहा हूं, आपको अच्छी लगे आप लाइक करें, ज्यादा अच्छी लग जाए तो शेयर कर दो भाई, और अच्छी लग जाए तो कमेंट कर दो। यस, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको साथ में बोल दो कि एक टीचर है जो पढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।